अस्सलामुअलैकुम। आज हम मॉड्यूल 9 से शुरू करेंगे। मॉड्यूल 9 का सबसे पहले मेन टॉपिक है जी, व्हाट शुड नॉट सर्च ऑन इंटरनेट, कि कौन सी चीज़ें जो इंटरनेट पे सर्च नहीं करनी चाहिए। तो इसमें सबसे पहले ये चीज़ है कि आप कुछ सिक्योरिटी की जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि कंप्यूटर वायरस हो गया, या अगर आप ये कह लें कि बम बनाने का तरीका हो गया, ये चीज़ें आपको गूगल पे सर्च नहीं करनी चाहिए। ये चीज़ें आपको जो सिक्योरिटी एजेंसी होती हैं उनकी सामने लाकर खड़ा कर देती हैं, और वो फिर आपकी ट्रैकिंग करती हैं कि आप क्या क्या चीज़ सर्च करते हैं, तो आप इसमें फिर फंस सकते हैं। उसके बाद आपको अपनी ईमेल, मेडिकल इश्यूज़, अपना नाम, लोकेशन वगैरह ये चीज़ें भी वहाँ पे नहीं देनी चाहिए। और उसके बाद ये कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, ये चीज़ें डेंजरस हैं सर्च करने के लिए वहाँ से, जैसे कि प्रेशर कुकर, बम स्टोरी, अटैक, सुसाइड बम, किलर, अंडरवर्ल्ड, टेरिफाइंग इंसेक्ट्स, उसके बाद किलिंग एनिमल्स, पॉइजनर्स, मर्डर, मेडिकल सिम्पटम्स, ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको सर्च नहीं करनी चाहिए। उसके बाद साइबर अटैक से बचने के लिए आपको इस किस्म की जो चीज़ें हैं, फ्री म्यूज़िक, ये आपको सर्च नहीं करनी चाहिए। ये क्यों सर्च नहीं करनी चाहिए? क्योंकि फ्री म्यूज़िक या इस किस्म की जो फ्री की चीज़ें हैं, वहाँ अक्सर हैकर्स ने पीछे फ्री लेके आपको आगे लिंक दिया होता है, और जब आप वहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपका कंप्यूटर हैक कर लिया जाता है। और इसके अलावा अगर आप इस किस्म की चीज़ सर्च करते हैं तो आपको एक बुरे किस्म का पिक्चर सामने आ सकती है। इसके लिए ये सर्च जो है वो आपके लिए अनप्लेजेंट हो सकती है। उसके बाद मॉड्यूल नंबर 10 है, यहाँ पे टॉपिक थोड़ा चेंज हो रहा है जी, रूट्स ऑफ कंप्यूटिंग। तो रूट्स ऑफ कंप्यूटिंग में क्या चीज़ है कि यहाँ पे हम इस टॉपिक में ये चीज़ पढ़ेंगे कि कंप्यूटर बनने का प्रोसेस कहाँ से शुरू हुआ, तो इसमें कौन कौन सी तब्दीलियाँ आई। सिंपल वर्ड में अगर आप कहें तो हम इसको कंप्यूटर की तारीख पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो कंप्यूटर था वो एबेकस था। तो सबसे पहले जो कंप्यूटर की डिवाइस इस्तेमाल हुई है कंप्यूटर के तौर पर, वो एबेकस है। ठीक है, तो ये मशीन क्या करती थी? द मशीन इज़ क्वाइट सिंपल, कंसिस्टिंग ऑफ बीड्स स्ट्रंग ऑन रॉड्स दैट आर टर्न माउंटेड इन रेक्टेंगल फ्रेम एज शोन इन फिगर। जस्ट आपने इतना ही याद रखना है। उसके बाद टेक्नोलॉजी ऑफ गियर आ गई। ये किसने बनाई? ये आपने इन बनाने वाले को 2-3 नाम जो हैं वही आपने माइंड में रखने हैं। ब्लेसी पास्कल जो फ्रांस का था, उसके बाद गॉडफ्रेंड जो जर्मनी का था, चार्ल्स बाबेज इंग्लैंड का था। और ये मशीन क्या करती थी? ये मशीन आपके डेटा को गियर्स की शक्ल में बयान करती थी, गियर्स की पोजीशन बताते थे कि आपका जो डेटा है वो कहाँ पे है। उसके बाद जी हरमन होलेर्थ ने पंच कार्ड की स्टोरी इस्तेमाल की। ये थोड़ी ज़्यादा एडवांस थी। ये एक कार्ड के ऊपर मुख्तलिफ आइटम्स पंच करके देती थी, और वहाँ से आप अंदाज़ा लगा देते कि आपका जो डेटा है वो क्या है। ठीक है, ये 1970s में इस्तेमाल की गई है। उसके बाद जो कंप्यूटर आया है, ये सबसे मॉडर्न कंप्यूटर था उस वक्त का। इसका नाम ENIAC रखा गया था। ठीक है, तो ENIAC से क्या चीज़ बनती है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है, ENIAC से क्या बनता है। ये जॉन और प्रेस्पर एकर्ड ने मिलकर बनाया था, मोरी स्कूल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो इसमें ये कुछ चीज़ें इस्तेमाल हुई थी बहुत हैवी किस्म की। जैसा आपको बताने के लिए, इसमें 10,000 कैपेसिटर इस्तेमाल हुए थे, 70,000 रजिस्टर इस्तेमाल हुए थे, 1500 रिलेज थी, 20,000 वैक्यूम ट्यूब्स थी। ये 1800 स्क्वायर फीट पे मुश्तमिल था, 200 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करता था, वेट इसका 30 टन था, कास्ट इतनी थी। मतलब कि ये बहुत हैवी किस्म का कंप्यूटर था, लेकिन उस वक्त के हिसाब से बहुत एडवांस था। उसके बाद कुछ इसमें रैपिड एडवांसमेंट हुई है, ट्रांजिस्टर आ गए हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट्स आ गए हैं, इसका साइज़ कम होता गया। ठीक है, तो इस तरह होते हुए ये हमारे पास जो कंप्यूटर है वो हमारे पास पहुंच गया है। उसके बाद जी मॉड्यूल
11 में आपकी जो कंप्यूटर की जो स्टोरेज है उसके हवाले से यहाँ पे टॉपिक शुरू हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे बिट्स का लफ्ज़ यूज़ हुआ है। बिट्स क्या चीज़ है? इन कंप्यूटर ऑल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन बिट्स। ठीक है, तो आपने ये चीज़ याद रखनी है, बिट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ स्टोरेज। कंप्यूटर किस चीज़ में स्टोर करता है? कंप्यूटर का बेसिक स्टोरेज यूनिट क्या है? बिट है। ठीक है, तो बिट को आगे तफसील में चलते हैं जी। बिट क्या चीज़ होती है? बिट में आप जस्ट ऑन या ऑफ यानी ज़ीरो या वन ये चीज़ स्टोर कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने ज़ीरो स्टोर करना है तो आपको एक बिट ज़रूरत होगी, अगर आपने वन स्टोर करना है तो आपको एक बिट ज़रूरत होगी। और कंप्यूटर जो चीज़ स्टोर करता है वो ज़ीरो और वन की लैंग्वेज में ही स्टोर करता है। उसके बाद आगे चलते हैं जी। 8 जो बिट्स होती हैं, 8 बिट्स मिलके एक बाइट बनाती हैं। ठीक है, 8 बिट मिलके एक बाइट बनाती हैं। और उसके बाद 1024 बाइट्स मिलके 1 किलो बाइट बनाती हैं। 1024 बाइट्स मिलके 1 किलो बाइट बनाती हैं। 1024 किलो बाइट मिलके 1 मेगा बाइट बनाती है, जो कि हम MB का लफ्ज़ यूज़ करते हैं। MB के लफ्ज़ से आप बखूबी वाकिफ़ होंगे। उसके बाद 1024 MB यानी मेगा बाइट मिलके 1 गीगा बाइट बनाती हैं, जो हम GB के लफ्ज़ से जानते हैं। उसके बाद 1024 GB मिलके 1 टेराबाइट बनाती हैं। ठीक है, जो TB के लफ्ज़ से लिखा जाता है। उसके बाद पैटर्न्स ऑफ यूजिंग बिट्स। ठीक है, अगर आप इमेजिन करें आपके पास 2 बिट्स हैं। ठीक है, टोटल 2 बिट्स, तो टोटल 2 बिट्स में आप क्या चीज़ स्टोर कर सकते हैं? वहाँ पे आप स्टोर कर सकते हैं 00 या 01, 10 या 11। ये चीज़ आप 2 बिट्स में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, नीचे देखते हैं, अगर आपके पास 1 बिट है, सॉरी 1 बिट्स में ये चीज़ आप स्टोर कर सकते हैं। अगर आपके पास 1 बिट है तो आप उसमें कितने पैटर्न स्टोर कर सकते हैं? सॉरी उसके कितने पैटर्न बन सकते हैं? अगर आपके पास 1 बिट है तो उसके 2 पैटर्न बन सकते हैं, 0 या 1। 2 पैटर्न हो गए। 1 बिट है ना आपके पास, उसमें आपके पास कितने पैटर्न बन सकते हैं? 2 बिट बन सकते हैं, 0 या 1। इस तरह अगर आपके पास 2 बिट्स हैं तो आपके पास नंबर ऑफ़ पैटर्न 4 हो जाएंगे। 3 बिट्स हैं, नंबर ऑफ़ पैटर्न 8 हो जाएंगे। 4 बिट्स हैं तो नंबर ऑफ़ पैटर्न 16 हो जाएंगे। तो ये कैसे चलता जाएगा? ये आपके पास फार्मूला आपके पास यहाँ पे बनना है 2 की पावर n। ठीक है, तो इस फार्मूले की मदद से आप याद रख सकते हैं। 2 की पावर n, तो यहाँ पे अगर आप देखें 8 है हमारे पास, n 8 है, तो 2 की पावर अगर हम 8 लेंगे तो 2 की पावर 8 इक्वल टू 256 होता है। ठीक है, ये वो वाली चीज़ है। ये फार्मूला जस्ट आपने याद रखना है, 2 की पावर n। उसमें जितनी आगे और आगे आपके पास बिट्स होंगे तो n आप वहाँ पे इंसर्ट करेंगे 2 की पावर n में, तो आपको जवाब आता जाएगा कि आप के पास कितने पैटर्न बन सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये एक चीज़ बताई गई है कि अगर आपने 8 को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अगर आपने 8 को कंप्यूटर की ज़बान में रिप्रेजेंट करना है तो आपको 0 0 0 0 1 0 0 0 तो कंप्यूटर की ज़बान में आपने इस तरह स्टोर करना है। ठीक है, अगर आप 65 को स्टोर करना है, रिप्रेजेंट करना है, तो आप उसके लिए 01 00 00 01 आप इस तरह 65 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आगे आने वाले टेबल में आपको मैं मज़ीद क्लेरिफाई करता हूँ। उसके बाद मॉड्यूल 12 में कुछ बुलियन ऑपरेशन बताए गए हैं। तो इन बुलियन ऑपरेशन को आपने थोड़े ध्यान से समझना है। जो फिज़िक्स जिन्होंने पढ़ी है उनके लिए तो ये बहुत आसान, जिन्होंने फ़िज़िक्स नहीं पढ़ी हुई उनके लिए थोड़े से मुश्किल होंगे, लेकिन आसान चीज़ें आप इजीली समझ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये है जी एंड। ठीक है, एंड
आपने जैसे पहले गूगल सर्च में आप ये वो चीज़ पढ़ के आ रहे हैं। एंड क्या चीज़ होती है, अगर आपके पास दोनों इनपुट हैं और वो दोनों अगर 1 होंगी तो आपके पास आउटपुट 1 होगा, अदरवाइज़ आपके पास आउटपुट 0 होगा। ठीक है, अगर आपके पास दोनों इनपुट 1 है तो आपके पास आउटपुट 1 होगा, अदरवाइज़ आपके पास आउटपुट 0 होगा। तो ये क्या होगी, ये एंड ऑपरेशन होगा। इस तरह जो आर ऑपरेशन है, आर ऑपरेशन में दोनों में से एक भी अगर इनपुट 1 है तो आपकी आउटपुट 1 होगी। दोनों में से एक की भी इनपुट 1 है तो आउटपुट 1 होगी, अदरवाइज़ अगर दोनों की 0 है तो 0 होगी। ठीक है, इसके नीचे एक्सआर और नॉट ऑपरेशन बताए गए हैं। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले नॉट ऑपरेशन देखें। नॉट ऑपरेशन क्या करता है, जो आपकी इनपुट है सिंगल इनपुट होती है, आपकी इनपुट को उलट कर देता है। जैसे अगर आपकी इनपुट 0 है तो वो आउटपुट आपको 1 देगा, इनपुट अगर 1 है तो वो आपको आउटपुट 0 देगा। और एक्सआर की तरफ आएँ, एक्सआर में आपने ये चीज़ याद रखनी है कि अगर आपकी दोनों इनपुट 0 या 1 है, दोनों इनपुट अगर आपकी सेम है तो आपका आउटपुट 0 होगा। ठीक है, दोनों इनपुट अगर आपकी सेम है तो आपका आउटपुट 0 होगा। अगर दोनों इनपुट जो हैं वो डिफरेंट हैं, 0 1 या 1 0 है, तो आपका आउटपुट 1 होगा। और उसके बाद बुलियन ऑपरेशन, इस टेबल में बुलियन ऑपरेशन बताए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहली वाली लाइन अगर आप देखें तो आपके पास इनपुट ए है, वो मुख्तलिफ इनपुट दी गई हैं, 0 0 1 1 0 1 1 0, और बी में भी इस तरह 1 0 0 1 1 0 0 1 ये चीज़ दी गई है। ठीक है, और उसके बाद एंड ऑपरेशन है। ठीक है, एंड ऑपरेशन अगर आप देखें ना, एंड में क्या होता है, अगर दोनों 1 होंगे तब आउटपुट 1 होगी। ठीक है, अदरवाइज़ 0 होगी। तो एंड वाली लाइन में आप देखें, ये चौथे वाले कॉलम में ए और बी दोनों 1 है तो एंड वाले कॉलम में भी 1 आ गया, बाकी सारी लाइन 0 0 आ गई, क्योंकि बाकी कहीं भी दोनों ए और बी दोनों 1 नहीं है। उसके बाद आर वाली लाइन देखें, आर में क्या होता है कि ए या बी दोनों में से अगर कोई एक भी 1 है तो आपका आंसर 1 आएगा, अगर दोनों 0 हैं तब 0 आएगा। और ए और बी सेकंड कॉलम में 0 0 हैं तो आपका आर में सेकंड कॉलम में 0 आ गया, बाकी सारे 1 आ गए, क्योंकि ए या बी किसी न किसी जगह पे 1 होते जा रहे हैं। और उसके बाद एक्स आर वाली लाइन देखें आप, एक्स आर वाली लाइन में क्या होता है कि अगर आपके पास दोनों 0 या दोनों 1 हैं तब आपका आंसर 0 आएगा। फिर सेकंड कॉलम में देखिए, आपका ए भी 0 है, बी भी 0 है, तो एक्स आर वाले कॉलम में 0 आ जाएगा। इस तरह अगर आप फोर्थ कॉलम देखें, ए भी 1 है और बी भी 1 है, तो आपका एक्स आर का जवाब 0 आ जाएगा, बाकी सारे में 1 1 आ जाएगा, क्योंकि बाकी किसी में भी ए और बी सेम नहीं है। इस तरह नॉट ए क्या चीज़ आ जाएगी, जो जितनी भी ए के इनपुट्स हैं उनका उलट आ जाएगी, और नॉट बी में जितनी बी के इनपुट हैं उनका उलट आ जाएगी। उसके बाद हेक्साडेसिमल जो नोटेशन है उनको मॉड्यूल 13 में बताया गया है। अच्छा, ये वाला थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आपने इसको बड़ी आसानी से समझना है। अगर आप समझ जाएंगे तो बड़ी आसान आपके लिए हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखें, आपके पास जो पैटर्न है वो 0 0 0 0 है। ठीक है, बिट पैटर्न 0 0 0 0। तो आपने चलना कहाँ है, राइट साइड से चलना है। ठीक है, राइट साइड वाला जो सबसे पहला 0 है, ठीक है, वो आपको उसकी वैल्यू 1 है। राइट साइड ये जो 4 0 लिखी हुई है ना, राइट साइड वाला सबसे जो पहला 0 है उसकी वैल्यू 1 है। राइट साइड से अगर आप आएँ, जो सेकंड 0 है उसकी वैल्यू है 2। राइट साइड वाले पहले 0 की वैल्यू 1 है, राइट साइड वाले सेकंड जो 0 है उसकी वैल्यू है 2। राइट साइड से अगर आप आएँ, जो थर्ड वाला 0 है उसकी वैल्यू है 4। ठीक है, राइट साइड से आएँ, जो थर्ड वाला 0 है उसकी वैल्यू है 4। राइट साइड से अगर आप आएँ, जो फोर्थ वाला लास्ट वाला 0 है उसकी वैल्यू है 8। ठीक है, तो आगे यहाँ मैं आपको समझाता हूँ। अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई है
तो आगे पूरा टेबल आपको समझ आ जाएगा। अगर ये चीज़ समझ नहीं आई तो आप काइंडली इसको थोड़ा वीडियो को पीछे करके दोबारा समझें। यहाँ पे आप देखिए ज़ीरो को रिप्रेजेंट करना है तो ज़ीरो के लिए सारे ज़ीरो आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद 1 को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए राइट साइड से आप आएँ, जो आपको जो पहला वाला ज़ीरो है उसकी वैल्यू है 1, तो आपने वहाँ पे 1 लिख देना है, ठीक है। तो आपका 1 रिप्रेजेंट हो जाएगा। अगर आपने 2 को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, जस्ट 2 को रिप्रेजेंट करना है, तो आप राइट साइड से आएँ, आपका जो सेकंड वाला ज़ीरो है उसकी वैल्यू 2 है, ठीक है। तो आपने सेकंड वाली ज़ीरो की जगह 1 लिख देना है, तो आपका 2 रिप्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। सेकंड वाला जो ज़ीरो है उसकी वैल्यू ही 2 है, उसकी जगह अगर आप 1 लिख देंगे तो आपका 2 रिप्रेजेंट हो जाएगा। अब आगे आ जाएं, आपने 3 रिप्रेजेंट करना है, तो 3 कितना होता है, 2 + 1 3 होता है। तो आपका जो सेकंड वाला ज़ीरो है राइट साइड से आपने आना है, जो सेकंड वाली चीज़ है वहाँ आप 1 लिखेंगे तो आपके पास 2 बन जाएगा। +1 भी आपने करना है, जो आपका फर्स्ट वाला ज़ीरो है वहाँ उसकी वैल्यू 1 है, ठीक है। तो 2 + 1 3 होता है, तो जहाँ पे वैल्यू 2 है वहाँ भी 1 आ गया, जहाँ पे वैल्यू 1 है वहाँ भी 1 आ गया, तो ये 3 हो गया। और उसके बाद 4 को रिप्रेजेंट करना है, तो 4 को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको पता है जो आपकी जो थर्ड वाला जो ज़ीरो है राइट साइड से आपने आना है, जो 4 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो आपका थर्ड वाला ज़ीरो है उसकी वैल्यू ही 4 है, तो जस्ट आपने थर्ड वाले ज़ीरो की जगह 1 लिख देना है, बाकी सारे 0 0 आ जाएंगे तो आपका 4 रिप्रेजेंट हो जाएगा। इस तरह 5 रिप्रेजेंट करना है, 5 को रिप्रेजेंट करने के लिए राइट साइड से आएंगे, जो थर्ड वाला ज़ीरो है उसकी जगह 1 लिखा तो आपके पास वैल्यू आ गई 4, और 5 हमने करना है, तो जो राइट साइड से आएंगे, जो सबसे पहले वाला ज़ीरो है उसकी जगह 1 लिखेंगे तो 4 + 1 5 हो जाएगा। इसके बाद जो 6 है, 6 के लिए 6 कितना होता है, 4 + 2, तो 4 की वैल्यू आपको पता है, जो थर्ड वाला ज़ीरो है उसकी जगह 1 लिखा है, +2 को आगे रिप्रेजेंट करना है, तो 2 को रिप्रेजेंट करने के लिए जो सेकंड वाला ज़ीरो है उसकी जगह 1 लिख देंगे, 4 + 2 6 हो गया। उसके बाद 7 को रिप्रेजेंट करना है, तो 7 को रिप्रेजेंट करने के लिए 4 + 2 + 1, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे वैल्यू 1 2 4 और 8 हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 4 + 2 + 1 7 होता है, तो थर्ड वाला ज़ीरो है उसकी जगह 1 लिखा तो हमारे पास वैल्यू 4 हो गई। जो सेकंड वाला ज़ीरो है उसकी जगह 1 लिखा तो हमारे पास 4 + 2 6 हो गई, और फर्स्ट वाले ज़ीरो की जगह 1 लिखेंगे तो वैल्यू 7 हो जाएगी। उसके बाद 8 को शो करना है, तो 8 को शो करने के लिए आपको पता है जो लास्ट वाला ज़ीरो है उसकी जगह 1 लिखेंगे तो 8 हो जाएगा, क्योंकि उसकी वैल्यू ही 8 है। उसके बाद 9 को शो करना है, तो 9 कितना होता है, 8 + 1, तो लास्ट वाली ज़ीरो की जगह 1 लिखा और फर्स्ट वाली ज़ीरो की जगह 1 लिखा, तो 8 + 1 = 9 हो गया। इस तरह यहाँ पे 10 की जगह A को रिप्रेजेंट कराया गया है, 11 की जगह B, और 12 की जगह C, 13 की जगह D, 14 की जगह E, और 16 की जगह F, 15 की जगह F है, ठीक है, 15 की जगह F है। तो यहाँ पे हमारे पास कितने थे, ये 4 ज़ीरो थे, शुरू में देखें ना आप, ये 4 ज़ीरो थे, तो हमारे पास जो कितनी बिट थी, 4 बिट थी, तो 4 बिट के मैक्सिमम कितने आपके पास पैटर्न थे, 2 की पावर 4 करें ना आप, 2 की पावर 4 2 × 2 × 2 × 2 16, तो ये 16 आपके पास ये पैटर्न ये वाले बन गए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। उसके बाद एक और एग्जांपल है जी हेक्साडेसिमल, ये चीज़ 1 1 1 0 1 0 0, ये चीज़ आपके पास जो बाइनरी सिस्टम है उसमें है, तो इसको आपने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसका कन्वर्ट करने का आसान तरीका ये है कि आप 4 4 के पैटर्न उठाते जाएंगे। तो यहाँ आप सबसे पहले राइट साइड से चलना है, राइट साइड से आपने ये जो 0 1 1 1 है इसको यहाँ पे लिख लिया, ठीक है, उसके आगे 0 0 0 1 है, ठीक है, तो उसको आपने यहाँ पे सेकंड में लिख लिया। इस तरह 4 4 उठा के यहाँ पर लेके आए हैं, तो ये जो ऊपर हमारे पास वैल्यू आ गई 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1,
तो इन वैल्यू के लिए आपको पता है इस टेबल में ये जो हमने बनाया है इसमें हमारे पास E85517 आ जाता है। तो ये हमारे पास इसका आंसर ये आ जाता है, ठीक है। और उसके बाद मॉड्यूल 14 में है जी स्टोरिंग बिट। तो बिट को स्टोर कैसे किया जाता है, ठीक है। तो बिट को स्टोर करने के लिए एक एंड गेट इस्तेमाल होता है, एक आर गेट इस्तेमाल होता है और एक नॉट गेट इस्तेमाल होता है। तो दो इनपुट होती हैं, एक इनपुट डायरेक्ट चली जाती है आर गेट पे, दूसरी इनपुट चली जाती है डायरेक्ट नॉट गेट पे। तो नॉट गेट की जो आउटपुट है वो चली जाती है एंड गेट पे, और जो इनपुट है आर गेट की सबसे ऊपर वाली उसकी भी आउटपुट चली जाती है एंड गेट पे। तो एंड गेट की आउटपुट फिर आर गेट पे चली जाती है, ठीक है। तो जस्ट आपने ये वाला डायग्राम याद रखनी है। तो इस डायग्राम में की मदद से आप समझ जाएंगे कि कैसे डेटा स्टोर किया जाता है, ठीक है। जो एंड गेट है वो जो आपकी पहली ऑलरेडी आउटपुट होती है उसकी एक इनपुट लेता है और एक इनपुट लेता है एंड गेट की, और आउटपुट वो किसको देता है आर गेट के। और आर गेट एक एंड गेट की इनपुट इस्तेमाल करता है और एक इनपुट डायरेक्ट इस्तेमाल करता है और आउटपुट दे देता है। उसके बाद ये मेन मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। तो मेमोरी की कुछ चीज़ें बताई गई हैं। बाइट साइज़ ऑर्गेनाइजेशन, तो ये चीज़ बताई गई कि आपका जो लेफ़्ट वाला हिस्सा होता है, सबसे लेफ़्ट वाला हिस्सा वो सबसे ज़्यादा स्पेशल होता है, जो आपका राइट वाला होता है वो सबसे लोअर सिग्निफिकेंट होता है। उसके बाद मेमोरी एड्रेस। मेमोरी एड्रेस में ये चीज़ है कि आपके पास जो मेमोरी स्टोर हो जाती है हार्ड डिस्क में या जिस चीज़ में, उसको कंप्यूटर को कैसे पता चलता है कि वो किस जगह मौजूद है। उसके लिए एक एड्रेस होता है, उस एड्रेस को इस डायग्राम की मदद से आप समझ सकते हैं। उसके बाद रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये क्या चीज़ होती है। द सेल्स कैन बी independently as required to reflect the ability access cell in any order। तो कंप्यूटर जो काम कर रहा होता है, जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है जहाँ आप किसी भी जगह पे पहुंच सकते हैं वक्त, वो आपकी रैम होती है, ठीक है। लेकिन ये आपकी रैम आर्जी मौजूद होती है, जैसे आप इसको चेंज करते हैं दस्ती चेंज हो जाती है, ठीक है। रैंडम एक्सेस मेमोरी इसको इसलिए कहते हैं, ये परमानेंट स्टोर नहीं होती है। उसके बाद डी रैम है, डायनामिक रैम है, और के बाद SD रैम है। तो ये कुछ रैम की अक़साम है। उसके बाद मॉड्यूल 15 में मैग्नेटिक सिस्टम्स का बताया गया है, ठीक है। मैस स्टोरेज जो है, तो मैस स्टोरेज कैसे काम करती हैं। तो मैस स्टोरेज में आपके पास मैग्नेटिक डिस्क, जिसको CD कम्पैक्ट डिस्क है, DVD है, और उसके बाद फ्लैश ड्राइव जैसे USB वगैरह हैं, ये चीज़ें शामिल हैं, ठीक है। तो ये कैसे काम करती हैं। ये थिन स्पिनिंग डिस्क विद मैग्नेटिक कोटिंग टू होल्ड डेटा, रीड राइट हेड्स प्लेस अबव द बिलो डिस्क। ये इस किस्म की डिस्क होती है, ठीक है। तो आपका ये जो एक आर्म होती है एक्सेस आर्म, ये आगे पीछे रोटेट कर सकती है, ठीक है। रीड राइट हेड जो होता है ये आपका डेटा रीड करता है, ठीक है। और ये पूरी डिस्क होती है, इसकी रोटेशन की भी यहाँ डायग्राम में बताई गई है, ठीक है। तो ये इसके ऊपर ये जो आपको छोटे छोटे पीसेस नज़र आ रहे हैं, ये ट्रैक डिवाइड होता है, ठीक है। इनको सेक्टर्स कहते हैं। और उसके बाद जोन बिट रिकॉर्डिंग, ठीक है। मुख्तलिफ डिस्क की मुख्तलिफ जोन होते हैं, ठीक है। टिपिकल डिस्क कंटेन 10 जोन, ऑल ट्रैक विद इन अ जोन हैव इक्वल नंबर ऑफ सेक्टर। तो सेक्टर जो जोन होते हैं उनमें फिर आगे सेक्टर बनाए जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद सीक टाइम। सीक टाइम क्या होता है। टाइम रिक्वायर्ड टू मूव द रीड राइट हेड्स फ्रॉम वन ट्रैक टू अनदर ट्रैक। एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक के ऊपर मूव करने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होता है उसको सीक टाइम कहते हैं। उसके बाद रोटेशन डिले। रोटेशन डिले क्या चीज़ होती है। एवरेज अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर रिस्ट्रिक्टेड डेटा टू रोटेट अराउंड द रीड राइट हेड। रीड राइट हेड को रोटेट करने के लिए, डिस्क को रोटेट करने की जो टाइम इस्तेमाल होता है वो रोटेशन डिले कहा जाता है। और इन दोनों का सम एक्सेस टाइम कहलाता है।
और उसके बाद ट्रांसफ़र की रेट क्या चीज़ है कि एक डिस्क से दूसरी डिस्क में जो डेटा स्टोर किया जाता है उसको हम ट्रांसफ़र रेट कहते हैं। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, मॉड्यूल 16 नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आपको वीडियो समझ आ गई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।